हेलो मेरे शेर और शेरनियों, केम छो? सब मजा मा? मैं आयुष दुबे आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आप सभी के अपने प्यारे से चैनल केमिस्ट्री दिल से पर। तो मेरे शेर और शेरनियों, मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए एक रिवीजन सीरीज लेकर, जिसका नाम मैंने रखा है द एटॉमिक अचीवर सीरीज। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। आइदर इट इज ऑफ जेई पर्सपेक्टिव और ऑफ नीट पर्सपेक्टिव और ऑफ बोर्ड पर्सपेक्टिव। यानी अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं बिना किसी टॉपिक को स्किप किए सारे टॉपिक को वन शॉट में कवर करूंगा। ठीक है बच्चों, वो भी वन शॉट में। और पूरे वीडियो का जो लेंथ होगा वो 1 से 1.5 घंटे का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। यानी विद इन 1 to 1.5 hours वी विल कवर ऑल कंप्लीट चैप्टर, होल कंप्लीट चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो जो लेक्चर्स आएंगे वो 2 पार्ट में आएंगे। पार्ट 1 में हम लोग पूरा कंप्लीट थियरी पार्ट कवर करेंगे और पार्ट 2 में बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा एक कंप्लीट पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, फिर फिजिकल, और फिर लास्ट में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, और केमिस्ट्री मीन्स कि 12th की ही नहीं, 11th एंड 12th पूरी केमिस्ट्री हम कवर करने वाले हैं। तो आज के अध्याय में बच्चों हम लोग क्लास 11th की ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुभारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, हाँ, 2-3 चीज़ें आपको बता दूं कि भाई देखो, यहाँ पर अगर आप 1 सेकेंड का भी समय लेकर आए, क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट फेज चल रहा है, तो लास्ट फेज में आपको, आपके लिए जो टाइम का इंपॉर्टेंस होगा वो मैं भी बहुत समझ रहा हूँ, आप भी बहुत समझ रहे हैं कि अगर आप लास्ट फेज में कहीं आकर खोज रहे हो कोई इफिशियंट वीडियो, तो वो ये आपके लिए डेफिनेटली होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए और आपके पढ़ाई के लिए, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अध्याय को। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो कुछ सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, ये उन दिनों की बात है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से था, मतलब प्लांट और एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर रहे थे, तो सारे साइंटिस्टों ने सोचा क्या इसको हम लैब में बना सकते हैं। तो बहुत कोशिश किए, उन्होंने बहुत कोशिश किया, पर वो लैब में ना बनने से रहा। ठीक है, तो जब लैब में नहीं बना तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या, इसके पीछे क्या साइंस है जिसकी वजह से इसको हम लैब में नहीं बना पा रहे हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना व्यू बताया सभी लोगों को। तो उसी में एक साइंटिस्ट आए, जे बर्जेलियस। ठीक है, तो जे बर्जेलियस ने कहा कि एक्चुअली में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी ओरिजिन ही कहाँ से है, सॉरी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनकी ओरिजिन ही कहाँ से है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से है तो इसमें कुछ मिस्टीरियस फोर्स पाए जाते हैं, और इन फोर्सेस की वजह से इनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आगे चल के यही जो थियरी थी इनकी, वाइटल फोर्स थियरी के नाम से फेमस हो गई, और कुछ टाइम तक इस थियरी को लोग मान करके चलते गए, फॉलो करते गए कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि इनका ओरिजिन कहाँ से है, प्लांट और एनिमल से या लिविंग सोर्स से है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं मिस्टीरियस फोर्सेस की वजह से। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बच्चों क्या, वाइटल फोर्स थियरी। ठीक है, ये कब दिया था जे बर्जेलियस ने, 1809 में। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, एक टाइम आया 1828। ठीक है बच्चों, तो 1828 में एक साइंटिस्ट आते हैं, फ्रेडरिक वूलर। ठीक, फ्रेडरिक वूलर ने एक बहुत ही नायाब चीज खोज कर दिखा दिया, मतलब ऐसा जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कभी किया था। एक्चुअली जैसे हम लोगों का बरसात के मौसम में मन करता है पकौड़ी खाने का, चाय पकौड़ी तल करके एकदम खाने का, तो भाई साहब का मन हुआ अमोनियम साइनेट बनाने का। किसका? वूलर साहब का। तो इनका मन हुआ कि अमोनियम साइनेट हम बनाएंगे। तो अमोनियम साइनेट बनाने के लिए लैब में जाते हैं। अब लैब में जाते हैं तो उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि मैं कुछ ऐसा 2 रिएक्टेंट लूं जिनसे मैं अमोनिया और साइनेट दोनों को एक्सट्रैक्ट कर सकूं, और दोनों को मिला करके अमोनियम साइनेट बन जाएगा। तो ऐसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे इन्होंने 2 कंपाउंड पकड़ लिए, एक पकड़ा पोटेशियम साइनेट, और एक पकड़ा अमोनियम सल्फेट। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। तो उन्होंने सोचा कि जब हम पोटेशियम साइनेट का रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर के पोटेशियम सल्फेट बना लेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में मिलकर अमोनियम साइनेट बना लेंगे। ऐसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया बच्चों, लेकिन हो गया इनके साथ खेला। क्या हो गया? गेम हो गया इनके साथ। और गेम क्या हुआ कि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उसके बिहाफ पे उनको रिजल्ट ना मिला, उनको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। और हुआ यूं कि जो उन्होंने सोचा अमोनियम साइनेट बनेगा ना बच्चों, अमोनियम साइनेट अपने आप में कर लेता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट करके बनाता है NH2CO NH2 यानी यूरिया। और कई सारे टेस्ट के बाद इन्होंने ये कंफर्म किया कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों। और उसको किससे बनाया इन्होंने? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। यानी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने गए थे, लेकिन एक्सीडेंटली क्या बन गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया बच्चों। और तब से लेकर के आज तक हम लोग लैब में बहुत सैकड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड बना चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत यहीं से हुई, जिसको आगे चल करके वूलर सिंथेसिस के नाम से फेमस कर दिया गया। तो पहले साइंटिस्ट वूलर बन गए थे, जो 1828 में एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत होती है लैब में बनाकर। ठीक है बच्चों, तो इनके इस सिंथेसिस से केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम नहीं लैब में बनाना सीखे, वहां से एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आया। ठीक है, तो वहां से जो नया कॉन्सेप्ट उभर के आया, तो उन्होंने जब एनालाइज किया और नोटिस किया, तो क्या पाया कि भाई ये जो अमोनियम साइनेट और यूरिया बनाया ना, इसमें ध्यान से आप सभी देखो। अगर मैं बात करूं अमोनियम साइनेट में नाइट्रोजन कितने हैं? तो 2। और इधर देखो यूरिया में कितने हैं? इधर भी 2 हैं। अमोनियम साइनेट में हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और यूरिया में कितने हैं? इसमें भी हैं 4। अगर आप अमोनियम साइनेट में कार्बन और ऑक्सीजन को देखो तो 1-1 है, और यूरिया में कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? इसमें भी 1-1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दोनों कंपाउंड में सेम है, पर इनका स्ट्रक्चर ही अलग है। और इसको आगे चल करके कहा गया कि ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के। आइसोमर का मतलब क्या होता है बच्चों? आगे आप लोगों को अगला चैप्टर यही पढ़ाऊंगा कि आइसोमर होता क्या है। तो यानी आसान शब्दों में मैं कहूं तो वूलर सिंथेसिस से 2 बातें निकल कर आई। पहली बात ये निकल कर आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना पॉसिबल है, और दूसरी बात ये निकल कर आई आइसोमेरिज्म की फेनोमेनन, यानी आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, ये दूसरी बात यहां से निकल कर आती है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ हैशटैग नोट में वो मेंशन कर दिया हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, और दूसरी बात फेनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म, जो अगले चैप्टर में लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp2 और sp। ये तीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर किसी भी एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है या 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, तो समझ लेना वहाँ पर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर किन्हीं 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखे या 3 सिग्मा बॉन्ड दिखे, तो समझ लेना वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अगर किसी 2 एटम के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड दिखे या 2 सिग्मा बॉन्ड दिखे, तो समझ लेना उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों? sp होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन थे जो आगे आपको काम देने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये आइसोमेरिज्म में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और जल्दी कवर अप हो जाए। देखो भाई, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलो या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोलो या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बोलो, बात एक ही हुआ। तो 3 तरह से इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड DU या फाइंड IST या फाइंड DBE। ठीक है, तो भाई देखो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए जो पूछेगा वो 2 जगह पूछेगा। पहला, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा। दोनों में से कोई एक चीज देगा बच्चों, तब जाकर के आपको निकालना होगा क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो दोनों के लिए मैंने एक निंजा टेक्निक तैयार की है। निंजा टेक्निक का मतलब क्या? बचपन में निंजा हथौड़ी बहुत देखे होगे आप लोग। ठीक है, उसमें क्या करता था निंजा हथौड़ी, ऐसे निंजा टेक्निक यूज करके चुटकियों में सारा काम कर देता था। तो वही निंजा टेक्निक हम लोग भी अप्लाई करेंगे और चुटकियों में सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, अगर बात करें
स्ट्रक्चर की, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर दिया है और अगर उसके लिए आपको डी यू निकालना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डी यू इज इक्वल्स टू टी आर प्लस टी पाई बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। यहाँ पर जो टी आर है, टी आर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिंग बच्चों, और यहाँ पर ये जो टी पाई है इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बच्चों। ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, कैसे एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना सारे, तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनको कहते हैं सिग्मा, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड दिखे तो डबल बॉन्ड में ये सब तो सिग्मा ही होंगे, ये सब तो सिग्मा ही होंगे, लेकिन जिन कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों। और अगर ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये सब तो सिग्मा है, लेकिन इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों। क्लियर हो गया? अब देखो, यानी जहां पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा वहां पर आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो जितने पाई बॉन्ड होंगे और जितने रिंग होंगे, अब सवाल ये उठता है रिंग कैसे हम पता करें? पाई बॉन्ड तो देख करके हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल में 1 पाई बॉन्ड और ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड आएगा। ठीक है, लेकिन रिंग को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो ध्यान से समझना, क्या रिंग बच्चों होती है साइक्लिक के फॉर्म में, साइकिल के फॉर्म में। तो देखो आपको कुछ करना नहीं है, बस उस साइकिल को तोड़ना है, और तोड़ करके जैसे वो साइकिल है उसको तोड़ करके ओपन फॉर्म में कर देना है। बस साइकिल को तोड़ करके ए साइकिल बनाना है, साइक्लिक से ए साइक्लिक बनाना है। तो जब साइक्लिक से ए साइक्लिक बनाओगे तो उसके लिए क्या करोगे? बॉन्ड फिजन करोगे, बॉन्ड को तोड़ोगे। तो जितने बॉन्ड तोड़ करके किसी भी रिंग या साइकिल को ए साइकिल या साइक्लिक बना रहे हो, ध्यान से सुनो, किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को तोड़ करके, उसके बॉन्ड को तोड़ करके ए साइक्लिक बना रहे हो, तो जितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे उस रिंग के कि वो ए साइक्लिक बन जाए, तो उतनी उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझो। अब इसके क्वेश्चन करके और क्लियर कर दूंगा। अगर बात करूं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2। यहाँ पर C क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एटम, H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम, N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब चलो इन सबको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड। यानी अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड की मैं बात करूँ तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टी आर प्लस टी पाई। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 पाई बॉन्ड है। रिंग कैलकुलेट करो भाई, बताओ क्या ये वाला आपका साइक्लिक फॉर्म में दिख रहा है? अब इस साइकिल का कितना बॉन्ड तोड़े? अगर मैं ये वाला एक बॉन्ड तोड़ दूं तो क्या ये ओपन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सीधी सी बात है भाई। ध्यान से देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से हटाऊं तो ये बॉन्ड हटाते ये यहाँ पर साइक्लिक से ए साइक्लिक हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब केवल और केवल आपको एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है जिससे वो रिंग ए साइक्लिक बन जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने रिंग हो जाएंगे बच्चों? 1 हो जाएगा। तो टी आर की वैल्यू 1, टी पाई की वैल्यू 5, टोटल कितने हो गए? 6। यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा बच्चों? 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही एक ये वाला देख लो, सेकेंड वाला। देखो भाई, अगर पाई बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पाई बॉन्ड है। रिंग कैलकुलेट करो बच्चों। अगर इसको मैं यहाँ से तोड़ूँ तो पहला रिंग, यहाँ से तोड़ूँ दूसरा रिंग, यहाँ से तोड़ूँ तीसरा रिंग, और ध्यान से देखो अगर इसको तोड़ूँ तो ये चौथा रिंग, इसको तोड़ूँ तो ये 5वां रिंग, इसको तोड़ूँ 6th, और इसको तोड़ूँ तो 7th, यानी 7 पाई है और 7 रिंग है। तो ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों? 14 आएगा। क्लियर हुआ? तो यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, हमारे पास फार्मूला क्या है? C+1, यानी 6 कार्बन है, तो C+1 ही 6+1 माइनस हाइड्रोजन। अब देखो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। क्या फार्मूले में हमारा ऑक्सीजन है? कहीं कहीं नहीं है। अगर फॉर्मूले में ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ऑक्सीजन को कैलकुलेट ही नहीं करना है, यानी सीधा 6/2 करोगे। और 6/2 क्या होता है बच्चों? 6/2 क्या होता है? 3 होता है। तो 7 - 3 करोगे क्या आएगा? 4, यानी इसका क्या आएगा? 4, यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा बच्चों? 4 होगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलो अब यहां पर देखो,
आपके सामने ये क्वेश्चन बच रहा है, इसको खुद से ट्राई करो और ट्राई करके कमेंट में ही आंसर लिखो कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दिखाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। ये ऑलरेडी 10th में भी पढ़े हो, 11 में पढ़े हो, कई बार पढ़ चुके हो, कई बार सुन चुके हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बस इंट्रो दे देता हूँ इसका कि क्या होता है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि भाई जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, वो सीरीज जो एक ही फैमिली का हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता हो, ठीक है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो। अब देखो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा तो उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक। दूसरी बात, जो दो फैमिली मेंबर्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूटिव फैमिली मेंबर्स होंगे ना, दो फैमिली मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का होगा या 14 यूनिट बाय मास का होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पर एल्केन है तो पहला मेंबर जो एल्केन का होता है मीथेन, फिर होता है इथेन, फिर होता है प्रोपेन और फिर होता है ब्यूटेन। तो ध्यान से देखो, 2 कार्बन में से 1 कार्बन माइनस करोगे 1 कार्बन आएगा, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन माइनस करोगे 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर CH2 ही आ रहा है ना। ऐसे ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कोई भी फैमिली मेंबर पकड़ो जिनका एक फैमिली हो या एक फंक्शनल ग्रुप वाले हो, और उनके मेंबर्स को पकड़ोगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस मिलेगा बच्चों, वो CH2 यूनिट का ही मिलेगा, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज की कहानी हो गई। अच्छा, अगर इनमें कोई पूछे कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, एक बात बताओ बच्चों, क्या वो एक सेम फैमिली के हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं? अगर सेम फैमिली सेम फंक्शनल ग्रुप के होंगे तो क्या उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा कि नहीं होगा? और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वही सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सब कुछ अलग होगा। यानी होमोलोगस सीरीज का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं बच्चों। देखो, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक करते हैं ओपन चेन के फॉर्म में, एक करते हैं क्लोज चेन के फॉर्म में। ओपन चेन के बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको एल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है बच्चों। ऐसे ही क्लोज्ड चेन या साइक्लिक चेन या रिंग वाला 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कार्बोसाइकिल यानी कार्बन की ही साइकिल हो केवल, और एक होता है हेट्रोसाइकिल यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई अदर एटम आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर आप यहाँ बेंजीन रिंग लोगे तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो ये कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। या केवल ऐसे सिंपल साइकिल ले लो तो ये भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की साइकिल, तो ये कार्बोसाइक्लिक में आ जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक में क्या, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, रिंग बनाया और यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिफैटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो इन सबको डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, ऑर्डर ऑफ नेमिंग। जैसे वो धमाल मूवी में क्या, जब जाते हैं सब लोग लास्ट में तो वो अपना नाम उससे पूछता है तो क्या बताया, मेरा नाम क्या है, वेणुगोपाल, कैसे बताता है, मुत्थस्वामी चिन्नस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ऐसे खूब लंबा सा नाम लेता है। तो ऐसे ही वो सीक्वेंस में पूरा नाम ही बता डालता है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करोगे ना, उसका भी ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उस ऑर्डर को मैं यहाँ पर आप सभी को के लिए लिख रहा हूँ भाई, कि वो ऑर्डर कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स टू। क्या लिखते हैं बच्चों, प्रीफिक्स टू। अब सवाल ये उठता है प्रीफिक्स टू होते कौन है, तो भाई देखो, प्रीफिक्स टू मतलब जितने भी साइड चेन या ब्रांच होंगे, साइड चेन या ब्रांच होंगे, वो सब क्या होंगे, प्रीफिक्स टू। अब ब्रांच में कौन कौन हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसको R से रिप्रेजेंट करते हो। एल्काइल में क्या, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, आपका हेलो हो सकता है। हेलो मतलब क्या, एक्स, हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब हो सकता है बच्चों। और क्या हो सकता है, आपका हो सकता है नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2, ये भी आपका ब्रांच में हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, एक हो सकता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो मतलब NO। और क्या हो सकता है, फिनाइल, फिनाइल मतलब
कि जब बेंजीन रिंग को आप ब्रांच बना दोगे तो वो फिनाइल कहलाता है। ठीक है बच्चों। और क्या हो सकता है? OR, इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी मतलब कि भाई OCH3, OC2H5, OC3H7। ध्यान से देखो, क्या ये आपका एल्काइल पार्ट है और उसके आगे आपने क्या लगा दिया? O लगा दिया। तो जैसे इसका नाम पूछोगे तो CH3 है तो इसको बोलेंगे मेथ ऑक्सी। इसको क्या बोलेंगे? एथ ऑक्सी। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉप ऑक्सी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सीरीज चलती जाएगी। इनके क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो उनको प्रैक्टिस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रीफिक्स 1 कौन कौन से होते हैं? तो देखो भाई, प्रीफिक्स 1 जो होते हैं आपके, वो होते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पायरो। ये 3 तरह के आपके प्रीफिक्स 1 पाए जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों वर्ड रूट की। देखो भाई, वर्ड रूट का मतलब क्या? अगर एक कार्बन होगा तो वर्ड रूट यूज करते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन हुआ तो वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? एथ। अगर 3 कार्बन हुआ तो क्या यूज करेंगे? प्रॉप। अगर 4 कार्बन हुआ तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? ब्यूट। अगर बच्चों 5 कार्बन हुआ तो वर्ड रूट यूज करेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन हुआ तो वर्ड रूट यूज करेंगे हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन। और 10 कार्बन के लिए बच्चों डेक यूज करते हैं। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 6-7 कार्बन तक का ही मिलेगा मैक्स, लेकिन मैं 10 तक बता दिया हूँ कि वर्ड रूट क्या यूज करना है। ऐसे 11 आ जाएगा, अनडेक, बाईडेक, ट्राईडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे ही चलता रहेगा सीरीज। ठीक है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट था वर्ड रूट। अच्छा, सफिक्स 1 कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? सफिक्स 1 3 होंगे आपके। कौन कौन से देख लो। एन हो सकता है, इन हो सकता है, आइन हो सकता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सफिक्स 1 हो सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें सफिक्स 2 की बच्चों, तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वही सफिक्स 2 कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ओइक एसिड, ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। जैसे बात करो CHO के लिए क्या लिखते हो? अल लिखते हो। जैसे बात करो ओन किसका होता है? कीटोन का, इसके लिए क्या लिखते हो? CO लिखते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए जो सफिक्स 2 की तौर पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं, फिर इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो भाई, रूल्स में सबसे पहले जरूरी है हमको प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने आना चाहिए कि प्रिंसिपल चेन किसको लेंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये सेट हो गया कि कार्बन कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन ही प्रिंसिपल चेन होता है। सबसे वाहियात डेफिनेशन है जो भी बता रहा है। ठीक है, एक चीज सुन लो, कार्बन कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को प्रिंसिपल चेन नहीं बोलते हैं। प्रिंसिपल चेन का मतलब क्या होता है कि जिसमें वो चेन जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों फंक्शनल ग्रुप आए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो चेक करो उसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड दोनों नहीं है तब जा करके आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन लेना है। तब वो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन जो होगी ना, तब प्रिंसिपल चेन कंसीडर की जाएगी और फिर उसके बाद से साइड चेन को कंसीडर करोगे। बात समझ में आया? तो प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन ऐसे हम लोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है नंबरिंग कैसे करें? तो नंबरिंग आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ही करना है। ठीक है, कि भाई अगर फंक्शनल ग्रुप आए हैं तो उनको कम नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड है तो उनको कम नंबर मिले, अगर साइड चेन है तो साइड चेन को कम नंबर मिले। तो जिधर से कम नंबर इनको मिलेगा उधर से ही हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ जरूरी बातें यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है कि अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री मतलब प्रीफिक्स 2 यानी ब्रांच वाले यानी साइड चेन वाले, तो जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होंगे ना, इनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी ABCD के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखते हैं। और अगर उनका पोजीशन दिया है तो पोजीशन के साथ उनको अरेंज करके लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो पहला और दूसरा यही है कि भाई अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स आया तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखेंगे और उनके पोजीशन के साथ भी लिखेंगे। अच्छा, दूसरी सबसे जरूरी बात बच्चों कि अगर मान लो ये जो ब्रांच वाले हैं यानी प्रीफिक्स 2 हैं, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स हैं, ये एक से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो उनको बार बार ये नहीं कि लिख रहे हैं कि भाई दूसरे पर मिथाइल है, तीसरे पर मिथाइल है, चौथे पर मिथाइल, ऐसे नहीं। अगर 2 बार है
तो उनका पोजीशन 2 बार लिखो कि 1 और 2 पर हैं, या सेम पर हैं तो 1, 1 ही लिखो। लेकिन अगर 2 हैं तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसे यूज करो। बात समझ में आ रही है? तो अगर साइड चेन रिपीट हो रहे हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज कर सकते हो। तो ये रही प्रीफिक्स की कहानी। मान लो अगर आपके पास सफिक्स हो तो 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या? एन, इन, आई। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री सफिक्स है तो उसको भी बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उनके पोजीशन के साथ उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो ये भी रिपीट हो रहे हैं तो इनके भी रिपीटेशन में बच्चों आपको डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक जरूरी बात, मान लो ये डी वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ बच्चों, मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा टाइम आ जाए। डबल और ट्रिपल एक साथ की नहीं बात कर रहा हूं, 2 डबल बॉन्ड आ जाए या 3 डबल बॉन्ड आ जाए या 4 डबल बॉन्ड आ जाए, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या 4 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी ये सेम मल्टीपल बॉन्ड्स अगर आ रहे हैं, तो अगर सेम मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा टाइम रिपीट हो रहे हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो बच्चों वहां पर आपको वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसके लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं यहां पर, इस वाले के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखो अगर इसकी नेमिंग करोगे या नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 किधर से भी नंबरिंग करो, दोनों तरफ से सेम मिल रहा है। तो इसके लिए जब नेमिंग करोगे, क्योंकि देखो ऑर्डर क्या फॉलो करना है, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट। ना ही प्रीफिक्स 2 है ना ही प्रीफिक्स 1 है, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या मैंने बताया? ब्यूट लिखना है। फिर ध्यान से देखो, मैंने कहा अगर 2 या 2 से ज्यादा टाइम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो आपको वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए यूज करना है, एक्स्ट्रा ए ऐड ऑन करना है, तो इसका हो जाएगा ब्यूटा। फिर मैंने कहा था कि भाई अगर 1 डिग्री सफिक्स 2 या 2 से ज्यादा टाइम आ रहा है तो उनके लिए डाई, और साथ में उनका पोजीशन और साथ में ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब कुछ देखना है। तो बच्चों देखो यहां पर अगर देखो तो पहले पर और तीसरे पर 2 है तो डाई, और डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। ये इसके सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही सब। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई 2 चीजें हो सकती हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ रहे हैं तो हो सकता हो अलग अलग आए, इंडिविजुअली आएंगे तो आराम से नेमिंग कर लेना। लेकिन मान लो एक साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए, ठीक है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर आ रहे हैं, लेकिन 2 केस में। एक केस में वो होगा कि डबल और ट्रिपल को दोनों को सेम नंबरिंग मिले, या डबल और ट्रिपल को डिफरेंट नंबरिंग मिले। तो दोनों केसेस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर पहला वाला कि व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट हो, तो केस 1 क्या कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अगर सेम नंबर मिल रहा है, यानी सेम प्रियोरिटी मिल रही है, यानी सेम नंबरिंग कर रहे हो, यानी इधर से उधर से दोनों तरफ से सेम नंबरिंग मिल रहा है, डबल को भी और ट्रिपल को भी, तो आपको प्रियोरिटी देना है डबल बॉन्ड को। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसको ध्यान से देखो आप लोग, तो इसके लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबर 1 डबल को भी मिल रहा है, नंबर 1 ट्रिपल को भी मिल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसको प्रियोरिटी हम दें, तो मैंने कहा कि अगर डबल और ट्रिपल को सेम नंबरिंग मिलेगा तो आपको डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी ज़्यादा देना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो होगी नंबरिंग नहीं होगी, तो नहीं होगी तो नंबरिंग किधर से होगी? डबल बॉन्ड की तरफ से। ठीक है, तो ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसका नेमिंग करके दिखाओ। 4 कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 पर इन लगा है और 3 पर आइन लगा है, 1 पर इन लगा है, 3 पर आइन लगा है। एक चीज याद रखो यहाँ पर जरूरी बात कि बच्चों अगर सफिक्स 1 के साथ यानी एन, इन, आइन के साथ ए, ई, आई, ओ, यू या वाई आ रहा है, वॉवेल और वाई आ रहा है, तो आपको ई को ड्रॉप कर देना होगा, या आपस में ही सफिक्स 1 2 टाइम रिपीट हो जाए। ठीक है, तो वहां पर भी आपको देखना होगा ये सीक्वेंस कि ए, ई, आई, ओ, यू या वाई के साथ तो नहीं आ रहा है ये,
अगर ऐसा आ रहा है तो आपको तुरंत एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से ई को ड्रॉप कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ब्यूट 1 इन और 3 पर आइन लगा है बच्चों, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये अगर ध्यान से देखो तो ये Y और ये E, यानी E के साथ A E I O U या Y रिपीट आ रहा है कि नहीं, Y आ रहा है कि नहीं आ रहा है फर्स्ट लेटर। तो अगर Y आएगा तो ये हम लोग क्या करेंगे, E को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, अगर मान लो कि डबल और ट्रिपल में सबको अलग अलग नंबरिंग मिल रहा है, तो वो प्रियोरिटी डिपेंड करेगा कि लोवेस्ट नंबर किसको मिल रहा है। जैसे इसका क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एक ये क्वेश्चन है, और एक ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3, CH3। अगर ध्यान से इसको देखो तो यहाँ से नंबर 1 आपको मिल रहा है डबल बॉन्ड को, और इधर से अगर देखोगे तो दूसरे पर मिल रहा है ट्रिपल को। तो डबल और ट्रिपल में प्रियोरिटी तो डबल को ही देनी है। क्यों? क्योंकि कम नंबर भी डबल को मिल रहा है और प्रियोरिटी वाइज भी इसी की वैल्यू होती है। तो हम लोग किसको नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर सेकंड केस की बात करो तो ध्यान से देखो, नंबर 1 इधर से और डबल बॉन्ड को इस बार नंबर 2 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डोमिनेट करेगा किसको, डबल बॉन्ड को। तो यानी नंबरिंग जो होगा आपको किधर से करना होगा, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करना है। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, ऐसी कुछ हो जाएगी बच्चों। आई बात समझ में। तो ये हाइड्रोकार्बन की नेमिंग होगी बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है कि अगर सफिक्स 1 और सफिक्स 2 कॉन्स्टिट्यूटिवली आए, एक साथ आए, ठीक है, और सफिक्स 2 अगर A E I O U या Y से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सफिक्स 1 से E को ड्रॉप कर देना है। अच्छा, ये मैंने सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के लिए लिखा है। अगर सफिक्स 1 ही 2 टाइम रिपीट हो जाए, जैसे इन और आइन, ये दोनों सफिक्स 1 है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, और इन और आइन, आइन में फर्स्ट लेटर Y है, तो हमने ई को तब भी ड्रॉप किया, तो ये उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। वो चीज़ नहीं लिखा है लेकिन आप लोग समझ लो इसको। ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, इसकी नेमिंग करते हैं। चलो भाई, अगर ध्यान से देखो नंबरिंग करें तो मैंने कहा था प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है। तो प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन उधर से करना है जहाँ से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए। तो भाई यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखो, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा है, सब सिंगल बॉन्डेड हैं। तो उसके बाद हम लोग कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे और साइड चेन देखेंगे। तो यानी कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन। ठीक है, तो ये 6 कार्बन टोटल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि भाई नंबरिंग किधर से करेंगे। तो नंबरिंग के लिए भी मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप देखो, नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखो, नहीं तो ब्रांच देखो, साइड चेन देखो। तो अगर ध्यान से देखो राइट साइड से कम ज़्यादा ब्रांच लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अगर इसका नाम लिखना चाहो तो मैंने कहा था कि प्रीफिक्स 2 सब ब्रांच है, तो अगर सब ब्रांच है तो यानी सब प्रीफिक्स 2 होंगे, साइड चेन है। तो ये साइड चेन की नेमिंग जब करोगे तो पोजीशन के साथ और अल्फ़ाबेटिकली करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, मिथाइल, फिनाइल और नाइट्रो। तो अल्फ़ाबेटिकली देखोगे तो पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम, फिर एन और फिर पी। तो इसकी अगर हम लोग नेमिंग करें तो बच्चों देखो नेमिंग कैसे करेंगे। हम बोलेंगे 1 पर लगा हुआ है ब्रोमो, ठीक है, फिर 1 पर लगा हुआ है क्लोरो, उसके बाद बच्चों 1 पर लगा हुआ है आयोडो। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो क्या आएगा, 2 पर आ जाओ, मिथाइल, 2 पर लगा है बच्चों मिथाइल। उसके बाद से 3 पर देखो बच्चों, 3 पर लगा है नाइट्रो, और 4 पर लगा है फिनाइल, 4 पर लगा है फिनाइल। ठीक है बच्चों, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या यूज करेंगे बच्चों, एन यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा,
दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा चौथा आप लोग खुद कमेंट में इसको कॉपी में करो, कॉपी में कर कर मुझे कमेंट में लिख करके दिखाओ कि इसका तीसरे और चौथे का नेम क्या होगा। दूसरा देखो इधर, अगर नंबरिंग की बात करें तो इधर से करेंगे तो दूसरे पर ब्रांच लग रहा है, और अगर राइट साइड से करें तो पहले ही पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखो, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग खुद लिख लेना। अगर ध्यान से देखो तीसरे पर क्या लगा हुआ है, तीसरे पर क्लोरो लगा है, तीसरे पर ब्रोमो लगा है, चौथे पर फिनाइल लगा है और चौथे पर मिथॉक्सी लगा है बच्चों। ठीक है, पांचवे पर आयोडो और पांचवे पर फ्लोरो लगा है, छठवें पर मिथाइल लगा है और सातवें पर नाइट्रो लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे आएगा, नेमिंग कर अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज करना है, पोजीशन के साथ मैंने बता दिया। अब जब अल्फ़ाबेटिकली करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा मिथॉक्सी और मिथाइल में, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। मिथॉक्सी यानी METHOXY और मिथाइल का मतलब METHYL बच्चों। अगर इसको ध्यान से देखो तो M से M, E से E, TH से TH गया, O और Y में कौन आता है बच्चों, O आता है। तो अगर O आएगा तो प्रियोरिटी किसको दे देंगे, मिथॉक्सी को ज़्यादा देंगे, मिथाइल को कम देंगे, यानी पहले मिथॉक्सी लिखोगे फिर मिथाइल लिखोगे बच्चों। तीसरे और चौथे का नेमिंग जल्दी से लिख करके आप कमेंट में मुझे दिखाओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की कहानी। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, अगर बच्चों मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, जस्ट अ मिनट, देखो बच्चों इधर, अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप टोटल यही आपके हैं। ठीक है, ये मैंने प्रियोरिटी वाइज लिख दिया ऑलरेडी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल और अमीन। इसका सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, स्पेशल सफिक्स क्या होगा, सब ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो सफिक्स यूज़ करना हो सफिक्स, प्रीफिक्स यूज़ करना हो प्रीफिक्स, स्पेशल सफिक्स यूज़ करना हो तो स्पेशल सफिक्स आप लोग यूज़ कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी क्या है, प्रियोरिटी ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो प्रियोरिटी ऑर्डर आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप के टाइप की, तो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों। एक होता है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और एक होता है विदाउट कार्बन फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिनका फर्स्ट लेटर कार्बन से ही स्टार्ट हो, वो फंक्शनल ग्रुप जिनका फर्स्ट लेटर कार्बन से स्टार्ट हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का COH, COR, COX, CHO, इन सब का फर्स्ट लेटर क्या है, C है। और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे, OH होगा, CH2 होगा, SO3H होगा। कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर CO तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान से अगर देखो तो इधर और इधर क्या लगा हुआ है, ब्रांच, यानी दोनों तरफ इसके कोई भी फैमिली लगी हो सकती है, एल्काइल की फैमिली लगी हो सकती है, हाइड्रोजन लगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके आगे ये जो है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो वो बीच में आया जाता है, इसीलिए हम लोग कीटोन को हम लोग विदाउट कार्बन वाले में कंसीडर करते हैं। अब सवाल उठता है कि इन दोनों की नंबरिंग कैसे करें, कार्बन कंटेनिंग की और बिना कार्बन कंटेनिंग की। तो ध्यान से समझना बच्चों, अगर आपके पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वही माइंड सेट वही लेके चलना है, प्रिंसिपल चेन वो जिसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन की चेन फिर साइड चेन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसको हमेशा नंबर 1 देना भाई। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ओपन चेन में, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, ओपन चेन में अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसको आपको नंबर 1 देना पड़ेगा। ठीक है, अब नंबर 1 दो, उसके बाद से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉलो करो, 1 2 3 4 5, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अगर नीचे वाले में देखोगे बच्चों तो 1 2 3, मैं इधर जाता तो नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ जाता, लेकिन मैंने क्या कहा था कि वो प्रिंसिपल चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो, अगर मैं इस वाले रूट को फॉलो करता या इस वाले रूट को फॉलो करता तो उस रूट में केवल और केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप आता, केवल ये वाला ब्रांच बन जाता। तो हमको प्रिंसिपल चेन वो लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही ज़्यादा हो। आई बात समझ में, तो ऐसे इसकी नंबरिंग करते हैं। अगर मान लो बिना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बच्चों आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है, यानी उन फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन ढूंढना है,
प्रिंसिपल चेन ढूंढना है कि जिसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और उनको लीस्ट नंबर मिल रहा हो। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, तो कई लोग ऐसे करेंगे कि भाई ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 1 2 फिर ऐसे चले जाएंगे। नहीं, आपको अगर देखना है तो यहाँ पर जाओगे तो ये 3, तो ये 3 होगा, यानी यहाँ पर आपका ये होगा प्रिंसिपल चेन। अब मन में सवाल होगा सर इसकी नेमिंग तब हम लोग कैसे करेंगे? आगे अभी बताऊंगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग, यानी जब ब्रांच के भी ब्रांच निकले हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की कैसे नेमिंग करनी है उसको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी ऐसे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर आ गया, अब मल्टीपल बॉन्ड आ गए। अगर प्रिंसिपल चेन लोगे तो 1 2 3 4 ये होगा, बाकी ये सब किस में हो जाएंगे? ब्रांच में हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे इनकी नेमिंग करते हैं। अब बात करते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी ऑर्डर ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसको आप लोग देख लो। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर दिया है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड इन फंक्शनल ग्रुप के बाद तब डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देना है बच्चों, फिर उसके बाद से आपको ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर प्रीफिक्स टू यानी साइड चेन यानी ब्रांचेस को प्रियोरिटी देना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से सुनना एक सबसे जरूरी बात, अगर मान लो एक से ज़्यादा टाइम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनना बात को। आपको प्रियोरिटी ऑर्डर ओपन करना है, प्रियोरिटी ऑर्डर में जिसकी सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी होगी उसको पकड़ लेना है, बाकी सबको प्रीफिक्स 2 बना देना है। अब प्रीफिक्स 2 बनाओगे तो सारे फंक्शनल ग्रुप का मैंने चार्ट में देखो ऊपर यहाँ पर इन सब का प्रीफिक्स 2 ऑलरेडी प्रीफिक्स मैंने लिख रखा है कि नहीं। तो अगर मान लो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रियोरिटी ज़्यादा है और ये इतने ग्रुप आ रहे हैं, तो ये सबका आप क्या लिखोगे? प्रीफिक्स लिखोगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिखोगे? सफिक्स लिखोगे बच्चों। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन एक्सेप्ट 1 प्रियर फंक्शनल ग्रुप रेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप विल कंसीडर एज अ प्रीफिक्स 2, यानी प्रीफिक्स 2 की तरह उसको कंसीडर करेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। तो इसको देखोगे तो COOH यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो यानी इसकी नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5। अब अगर इसकी नेमिंग करोगे तो ध्यान से देखो, थर्ड पर क्या लगा है? क्लोरो, तो 3 क्लोरो हो जाएगा। प्रीफिक्स 2 हो गया, प्रीफिक्स 1 दिया नहीं है। अब आ जाओ वर्ड रूट पे, वर्ड रूट में 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों? पेंट यूज़ करते हैं। फिर अगर बात करें थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन पर बच्चों लगा है इन, और फर्स्ट पोजीशन पर लगा है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स यूज होगा तो इसको लिखेंगे ओइक एसिड। और बच्चों मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा, अगर ई के साथ AEIOU या Y है तो ई को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा 3 in 1 ओइक एसिड। अगर 1 आ रहा है तो आप इसको लिखो या ना लिखो, बात कोई दोनों में से कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा कि गलत होगा, दोनों बात सही है। ठीक है बच्चों, बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप करो और कर कर कमेंट में जल्दी से लिखो कि भाई दूसरे और तीसरे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का क्या नेमिंग होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए, यानी ब्रांच के भी ब्रांच निकले हो, तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग के लिए देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो 6th पर ब्रांच लगा है। अगर राइट से करो 1 2 3 4, यानी राइट से ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है कौन? आपका ब्रांच। तो नंबरिंग किधर से करोगे? राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब नंबरिंग होगी तो 4th पर देखो ब्रांच लगा है, तो 4th पर जो ब्रांच लगा है, 4th पर जस्ट जो कार्बन लगा होगा उसको 1 डैश देना और इसको 2 डैश देना। अब देखो 1 डैश पर भी ब्रांच लगा है कि नहीं, तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच लिखो ना तो उसका पोजीशन लिखो, कौन से पोजीशन पर लगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग ब्रैकेट के अंदर लिखना बच्चों। ठीक है, तो जब ब्रैकेट बनाओगे तो ध्यान से देखो 1 डैश पर मिथाइल लगा है कि नहीं, तो 1 डैश पर मिथाइल लगा है तो इसके लिए लिखोगे 1 डैश पर क्या लगा है? मिथाइल लगा है बच्चों। ठीक, उसके बाद से ये इसके लिए प्रिंसिपल चेन होगा, इस ब्रांच के लिए, और ब्रांच के लिए प्रिंसिपल चेन होगा तो 2 कार्बन का चेन है, उसके लिए क्या लिखेंगे? एथ। ठीक है, लेकिन वो भी ब्रांच में लगा इसलिए उसको लिखेंगे बच्चों इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच खत्म, तो इसको क्लोज कर दोगे। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए बच्चों लिखेंगे नॉन, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एन। तो इसका नाम हो जाएगा 4 1 डैश पर मिथाइल इथाइल
नोनेन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ऐसे बच्चों दूसरे वाले का, ये जो दूसरा वाला कंपाउंड है, इसकी नेमिंग आप लोग करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका नाम बताओ। अच्छा, एक जरूरी बात बच्चों, जैसे अगर नॉर्मल कार्बन चेन है, नॉर्मल कार्बन चेन का मतलब क्या, एग्जांपल से समझना। जैसे मैंने ये एक कार्बन कार्बन की चेन बनाई, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मैंने इथाइल लगा दी। ठीक है बच्चों, तो इसकी नेमिंग जब करोगे तो बोलोगे ना कि इस पोजीशन पर, क्या बोलोगे कि इस पोजीशन पर इथाइल लगा है और इस पोजीशन पर डाई मिथाइल लगा है। तो अगर अल्फाबेटिकली लिखोगे तो कहोगे सर पहले इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा, तो क्या कहोगे कि ये वाले पोजीशन पर इथाइल, फिर उसके बाद लिखोगे दिस कॉमा दिस पोजीशन डाई मिथाइल। तो इसमें क्या करो, अगर नॉर्मल कार्बन कार्बन की चेन है उसमें ब्रांच लगा हुआ है तो दो सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई या ट्राई या टेट्रा यूज करते हो, और उनमें फर्स्ट लेटर जो लेते हो डाई का डी नहीं लेते हो। वो जो भी ग्रुप होता है, मिथाइल लगा है तो मिथाइल का एम, डाई मिथाइल में एम, ट्राई मिथाइल में एम, ट्राई इथाइल में ई, यानी डाई ट्राई टेट्रा का फर्स्ट लेटर नहीं ले रहे हो, एल्काइल ग्रुप का फर्स्ट लेटर ले रहे हो, या जो भी ब्रांच या जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका आप फर्स्ट लेटर ले रहे हो, है ना। लेकिन बच्चों कॉम्प्लेक्स ब्रांच में इसका ठीक उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा अगर आ रहा है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट लेटर उसी को कंसीडर करोगे। किसको, डाई के डी को, ट्राई के टी को, टेट्रा के टी को, पेंटा के पी को। यानी मिथाइल पार्ट एल्काइल पार्ट के फर्स्ट लेटर को या ब्रांच के फर्स्ट लेटर को या प्रीफिक्स के फर्स्ट लेटर को नहीं कंसीडर करना है कॉम्प्लेक्स ब्रांच में। किसको कंसीडर करना है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इन सब के फर्स्ट लेटर को कंसीडर करना है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ दो क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगर बात करें नंबरिंग की तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। ध्यान से देखो, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर क्या लगा है, ब्रांच लगा है। अगर इसकी नेमिंग करोगे, ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ये दूसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। नंबरिंग जब करोगे इसकी तो इसकी नंबरिंग कुछ ऐसे ही आएगी, ध्यान से समझना। अगर इसको ध्यान से देखो तो तीसरे पर और दूसरे पर क्या लगा है, डाई मिथाइल लगा है। तो पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2,3 पर क्या लगा है बच्चों, डाई मिथाइल लगा है। ठीक है, अब अगर देखो चौथे पर इसको 1 डैश बोल दो, इसको 2 डैश बोलो। तो चौथे पोजीशन पर 1 डैश, 1 डैश, इस पर डाई मिथाइल लगा है बच्चों। क्या लगा है, डाई मिथाइल लगा है। ठीक, उसके बाद मेन इसके चेन में कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए डाई मिथाइल इथाइल इसको बोल देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप फिफ्थ पोजीशन पर 1 डैश 2 डैश, फिफ्थ पोजीशन पर बच्चों 1 डैश पर लगा है मिथाइल, 2 कार्बन है इसलिए इसको लिखेंगे इथाइल। ठीक है बच्चों, तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट जितने ब्रांच लगे थे वो मैंने लिख दिया। अब देखो इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पहले कौन आएगा, तो देखो डाई मिथाइल, ये नॉर्मल चेन का ब्रांच है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं है, नॉर्मल ब्रांच है, और अगर नॉर्मल ब्रांच है तो इसका एम कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर डाई मिथाइल लिखा गया है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या कंसीडर करेंगे हम लोग बच्चों, डी कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में। तो यानी अगर मैं सबसे पहले लिखूं तो एम डी, एम में पहले कौन आएगा, डी आएगा। ए बी सी डी में कौन आता है, डी आता है। तो यानी पहले ये आएगा फिर एम। अच्छा, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ मिथाइल इथाइल है, तो मिथाइल 0, मिथाइल इथाइल, तो 0 और इथाइल, 0 और ई फिफ्थ नंबर पे है, तो 0 और 5 में पहले कौन आएगा, 0 आएगा। तो यानी आपका जो ऑर्डर हो जाएगा, मेन ऑर्डर मैं इसका लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप इस डाई मिथाइल वाले को पकड़ो, यहाँ पर लिखो। उसके बाद से आपको क्या पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको यहाँ लिखो, और उसके बाद से ये वाला आ जाएगा आपका ब्रांच, इस ब्रांच को यहाँ। अब बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, इसलिए क्या यूज करेंगे, डेक, और फर्स्ट वाले कार्बन पर इन लगाया तो डेक 1 इन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। समझ में आया। तो ऐसे नेमिंग करते हैं। तो ध्यान से देखो, वही यहाँ पर भी लिखा कि नॉर्मल कार्बन कार्बन चेन है तो डाई एल्काइल ट्राई एल्काइल में फर्स्ट लेटर एल्काइल का लोगे। ठीक है, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो फर्स्ट लेटर डाई के डी का, ट्राई के टी का, टेट्रा के टी का, इन सबको कंसीडर करोगे। ठीक है बच्चों, और ये पहले वाले का नेमिंग जल्दी से लिख करके कमेंट में लिखो सभी लोग। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और,
मान लो जैसे सेम ब्रांच नॉर्मल ब्रांच लगते थे तो उनके लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा लिखते थे। अगर सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच लग जाए तो 2 के लिए बिस यूज करते हैं, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस, हेप्टा किस, किस किस किस, हजारों किस। ठीक है बच्चों, तो जितना मन करे उतना आगे पीछे किस लगा लो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा तभी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड यहाँ से शुरू होता है बच्चों, यानी यहाँ पर प्रीफिक्स 2 के साथ साथ प्रीफिक्स 1 आएगा पहला, साइक्लो। यानी प्रीफिक्स, यानी ब्रांच वाले आते थे, अब आएगा प्रीफिक्स 1 आएगा। कौन 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 से होते थे प्रीफिक्स 1? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। तो साइक्लो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रियोरिटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो सबसे पहले वही प्रियोरिटी देखना है, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में भी हो सकते हैं, चेन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर रिंग में ज़्यादा है तो रिंग को प्रियोरिटी, चेन में ज़्यादा है तो चेन को प्रियोरिटी। लेकिन अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन रिंग और चेन दोनों में सेम हो जाए तो किसको प्रियोरिटी देंगे? तो बच्चों हम लोग हमेशा रिंग को प्रियोरिटी देंगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखो ये है आपका साइक्लिक पार्ट और ये है आपका ओपन पार्ट। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करोगे तो इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इसमें 3 ही कार्बन है। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओपन पार्ट में 3 कार्बन वाले के पास आया। तो यानी जो नंबरिंग करोगे ना आप यहाँ पर इसको करोगे कि 1 2 3 इसकी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पर देखो, अब इस बार यहाँ पर 1 2 3 4, अब इसमें ज़्यादा कार्बन है, इसमें कम कार्बन है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप लगा है कम कार्बन वाले के पास लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रियोरिटी इसी को दोगे। तो 1 2 3 ये इसकी हो जाएगी नंबरिंग। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पर देखो मल्टीपल बॉन्ड इसके पास आया तो इसको प्रियोरिटी दोगे, मल्टीपल बॉन्ड इसके पास आया तो इसको प्रियोरिटी दोगे। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपको करना है। ठीक है, हाँ मन में आ रहा होगा सर इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद से करना है बच्चों। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन, अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3, देखो भाई 1 पर ब्रांच लगा है, 2 पर, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए तो हमने कम नंबर दे दिया। तो यहाँ पर 1 देखो, 1 पर क्या लगा है? साइक्लिक कंपाउंड लगा है। तो ऑर्डर मैंने क्या बताया था भाई? सबसे पहले आपको प्रीफिक्स 2 लिखना है, फिर प्रीफिक्स 1 लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर सफिक्स 1 लिखना है, फिर सफिक्स 2 लिखना है। ठीक है, तो प्रीफिक्स 2 कुछ है नहीं है यहाँ पर। आओ प्रीफिक्स 1 क्या है? साइक्लो है। तो प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। तो ये हो गया साइक्लो बच्चों। अब बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट यूज करेंगे। तो ये साइक्लिक कंपाउंड जो है, इस साइक्लिक कंपाउंड में बच्चों देखो सिंगल बॉन्ड है सब, तो क्या यूज करेंगे? एन। सफिक्स 1 क्या यूज करेंगे? एन। तो ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये ब्रांच के तौर पर लगा हुआ है, तो यानी जब ब्रांच पे लगा हो तो उसको एल्काइल कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब इसका साइक्लोपेंटेन ना होकर के साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रिंसिपल चेन ये है, ये नहीं है, ये ब्रांच कंसीडर किया गया है, तो प्रिंसिपल चेन में बच्चों 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे? प्रॉप लिखेंगे। ठीक है, और इसमें सिंगल बॉन्ड है ये सब, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और OH यानी अल्कोहल, और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पर ऑल। और मैंने कहा था बच्चों कि भाई साहब अगर AEIOU या Y आए तो इस E को ड्रॉप कर देना है, यानी यहाँ से ये E मैं क्या कर दे रहा हूँ? हटा दे रहा हूँ। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन टू ऑल, साइक्लोपेंटाइल मेथ एथ प्रॉप टू ऑल। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ऐसे इसकी भी नेमिंग होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। इन सबको करके जल्दी से आप कमेंट में सबका नाम लिख दो बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों? अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात तो उस कार्बन को काउंट नहीं करना है। ठीक है, रिंग वाले ही कार्बन को काउंट करना है। दूसरी बात, वहां पर स्पेशल सफिक्स यूज करना है बच्चों। जैसे यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने सिखाया क्या? मैंने वहां पर कहा था कि एलिफेटिक में अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगेंगे तो नंबर 1 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को दोगे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा? रिंग है, और रिंग में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच होंगे तो नंबर 1 उसको नहीं दोगे।
तो नंबर 1 किसको दोगे, उससे लगे हुए कार्बन को, यानी 1 2 3। ठीक है बच्चों, और अगर 1 2 3 लिखोगे तो इसको क्या कहेंगे नाम, इसको बोलेंगे साइक्लिक, तो साइक्लो होगा। 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप होगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और 1 पर क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्पेशल सफिक्स यानी सफिक्स स्टार जो मैंने बनाया था, उसको अगर लिखोगे तो 1 पर लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मान लो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तब प्रियोरिटी आप उसको दोगे और नंबर 1 भी उसी कार्बन को दोगे। तो यहाँ पर नंबरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर बच्चों ये ब्रांच की तरह कंसीडर किया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दूसरे पर लगा है साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लो, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉप। और ब्रांच में है तो इसका प्रीफिक्स सफिक्स क्या लगेगा, आइल, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। इधर देखो प्रिंसिपल चेन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एथ लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे। और 1 पर ओइक एसिड लगा है इसलिए 1 ओइक एसिड इसको कह देंगे बच्चों। तो ये इसका नेमिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग होगी बच्चों। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो भाई, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और बेंजीन के फैमिली मेंबर को ही एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये कुछ कॉमन नेम दिए हुए हैं। देखो, इसको कहते हैं बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दोगे इसको कहेंगे टॉलिन। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगाओगे इसको कहोगे फिनॉल। अगर बेंजीन के ऊपर COH लगाओगे इसको बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, जैसे NH2 लगाओगे एनिलीन। तो ऐसे कुछ कॉमन नेम इन सारे कंपाउंड के दिए हुए, इसको देख लो। कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट नेम्स है भाई इनकी। ठीक है, जो मैं अपने ऐप पर, जो केमिस्ट्री दिल से का ऐप है, उसका लिंक ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन से अगर आपको किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, ठीक है, DPP चाहिए, कोई भी हैंडबुक चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने उसमें ऐप में रख दिया है। ठीक है, एक अलग सेक्शन होगा, उसको ऐप ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF का, DPP का, बुक्स का, हैंडबुक का, सारा सेक्शन अलग से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये नोट्स की PPT भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। तो आप दोनों ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और साथ में ही आपको क्या कर लेना है, ऐप को भी इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आप उसमें DPP वगैरह सॉल्व कर सको, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर मान लो एक से ज़्यादा टाइम एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पर क्या सिमिलर ग्रुप लगे हैं बच्चों। और सिमिलर में कौन लगा है, Cl लगा है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा है। और अगर आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप की फैमिली में ध्यान से देखो, Cn यानी साइनाइड जब एज अ स्पेशल सफिक्स यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल। और बच्चों इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी नेमिंग करोगे तो बोलोगे क्या, पहले पर और चौथे पर क्या लगा है, कार्बोनाइट्राइल, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो यानी ये वाला पार्ट जो हो जाएगा इसको कहेंगे बेंजीन वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 पर क्या लगा है बच्चों, डाई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर कार्ब एल्डिहाइड इसको बोलेंगे, तो 1,4 पर कार्ब एल्डिहाइड। यहाँ पर देखो एसिडामाइड CONH2 लगा हुआ है। तो इन दोनों की भी नेमिंग खुद से आप लोग ट्राई करो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मान लो जैसे एलिफेटिक चेन या चेन वाले कंपाउंड बेंजीन रिंग से लग जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके 2 केस बनते हैं। एक बनता है इथाइल मिथाइल का अलग बनता है, और इथाइल मिथाइल के अलावा और कोई भी एल्काइल पार्ट अगर लगा हुआ है ब्रांच के तौर पर बेंजीन रिंग में, तो उसकी नेमिंग अलग से करते हैं। तो जैसे ये पहला वाला है बच्चों, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर अगर आपका बेंजीन रिंग से मिथाइल लगा है तो इसको सिंपली बोलोगे मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पर इथाइल को C2H5 बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे सिंपली इथाइल बेंजीन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 3 कार्बन का, 4 कार्बन का ब्रांच लग जाए तो इसको हम लोग एज अ ब्रांच कंसीडर करेंगे। तो यानी इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4,
तो 2 पर बेंजीन जब एज अ ब्रांच यूज होता है उसको मैंने क्या बताया था, फिनाइल बताया था बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पर लगा हुआ है फिनाइल, 2 पर लगा है फिनाइल बच्चों। प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो इसकी नेमिंग ऐसे करते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं रूल 3। रूल 3 क्या कहता है कि भाई अगर ओपन पार्ट प्रेजेंट हो और रिंग भी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आप में उसमें डिपेंड करेगा कि हो सकता हो ब्रांच लगा हो या फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो जिसके पास ब्रांच यानी साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो उसको हम लोग प्रियोरिटी ज़्यादा देंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ब्रांच है और यहाँ पर भी ये है, तो ये जो ओपन पार्ट है ना, ये जो ब्रोमीन यानी प्रीफिक्स 2 है वो इस ओपन पार्ट के पास ना होकर के इस बेंजीन के पास है, तो यानी प्रियोरिटी आप बेंजीन को दोगे। यानी नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। और अगर नंबर 3 पे भी देखो बच्चों तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, यानी 1 डैश पर मिथाइल लगा यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच बन गया बच्चों। इसकी नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो 3 पर लगा है, 1 पर लगा है ब्रोमो, 1 पर लगा है बच्चों ब्रोमो, ठीक है, और तीसरे पर ध्यान से देखो, तीसरे पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगा है और तीसरे पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच में 1 डैश पर लगा है मिथाइल और 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, ठीक है, और इसको बोलेंगे बच्चों बेंजीन। ठीक है, और वही देखो यहाँ पर लग गया ब्रांच, अब यहाँ पर लग गया तो प्रियोरिटी इसको दे दोगे और प्रियोरिटी इसको दोगे तो यहाँ पर देखो नंबरिंग करो भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरे पर और यहाँ चौथे पर ब्रांच लग गया है, तो दूसरे पर फिनाइल लग गया, चौथे पर ब्रोमो लग गया, तो 4 ब्रोमो 2 फिनाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नेम ये हो जाएगा। तो इस वाले का भी नेमिंग खुद से करो और खुद से करके कमेंट में लिख करके दिखाओ। अब मान लो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए डिफरेंट, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर यानी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर लगे हुए हैं, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो वही सेम चीज़, अगर एक प्रियर ग्रुप को पकड़ो और प्रियर ग्रुप पकड़ने के बाद जो भी बचेंगे उनको प्रीफिक्स बना दो बच्चों। ठीक है, प्रीफिक्स बना करके सिंपली उसका जो भी प्रीफिक्स होगा उसको लिख दो। ठीक है, जैसे COH में और OH में प्रियोरिटी COH की ज़्यादा होती है, तो COH की होती है नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3 ये होगा, नंबर 4 ये होगा, नंबर 5 ये होगा, नंबर 6 ये होगा। और OH यानी अल्कोहल ग्रुप जब एज आ प्रीफिक्स यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो बच्चों हम बोलेंगे चौथे पर लगा है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और उसके बाद से ये बेंजीन है तो इसके लिए 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसको स्पेशल सफिक्स के तौर पर यूज करेंगे, तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, देखो CN, Br, Cl और NH2, अमाइन और CN में प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, CN की होती है, तो CN की होती है तो CN को नंबरिंग करोगे तो ये अमाइनो हो जाएगा, ये क्लोरो हो जाएगा, ये ब्रोमो हो जाएगा। इसका भी नाम लिखो बच्चों और नाम लिख करके कमेंट में तुरंत जल्दी से कमेंट करो। ठीक, अब मान लो जैसे ओपन चेन और रिंग दोनों आए, ठीक है, और दोनों में प्रियोरिटी अगर आपको चुनना हो कि किसको चूज करें, ओपन पार्ट को करें या क्लोज पार्ट को, तो आपको प्रियोरिटी हमेशा ओपन पार्ट को चूज करना है। यानी देखो यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, रिंग में भी लगा है और ओपन पार्ट में भी लगा है, तो प्रियोरिटी किसको दोगे, आपको प्रियोरिटी देनी होगी ओपन पार्ट को। और अगर ओपन पार्ट को प्रियोरिटी दोगे तो ध्यान से देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पर देखो इसके ब्रांच के भी ये ब्रांच निकल गया, तो यानी ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच बन गया। तो 4 पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। अब ध्यान से देखो 4 डैश पर अगर इसकी नेमिंग करोगे तो 4th पर 4 डैश पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ ब्रांच कंसीडर किया जाए तो उसका प्रीफिक्स जो यूज़ करते हैं कार्बोक्सी, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी। और बेंजीन एज अ प्रीफिक्स क्या यूज़ होता है, फिनाइल, तो 4 डैश कार्बोक्सी फिनाइल इसका नाम हो जाएगा। प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे इसका नेमिंग करके जल्दी से कमेंट में लिखो सभी लोग। अब मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड ब्रांच के तौर पे आ जाए, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ दूसरा खुद से करना है, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 ये करोगे तो ध्यान से देखो 4th पर ब्रांच लगा है ना, तो आप क्या कहोगे 4th पर ब्रांच लगा है,
कितने कार्बन का लगा है बच्चों? 2 कार्बन का। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। ठीक है, अब 4 पर ब्रांच लगा है 2 कार्बन का और डबल बॉन्ड भी है उसमें, तो अगर डबल बॉन्ड है बच्चों तो उसके लिए लिखेंगे इन। ठीक है, और ब्रांच में 2 कार्बन लगा इसलिए उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे वाई एल, और वाई आ गया तो ई को ड्रॉप करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। तो इसका हो जाएगा एथ इन आइल बच्चों। और मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। और देखो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मैंने कहा था जब 2 डबल बॉन्ड आएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा ए ऐड करेंगे, किसमें? वर्ड रूट में। तो इसका हो जाएगा हेक्सा। ठीक है, और हेक्सा क्या हो जाएगा? 1 पर कॉमा 5 पर डाई इन होगा बच्चों। तो ध्यान से देखो 4 पर लगा है क्या? इथीनाइल, 6 कार्बन है हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए एक्स्ट्रा ए, पहले पोजीशन पर 5वें पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है 2 तो 1,5 डाई इन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन होगा, इसको भी खुद से ट्राई करो और करके मुझे कमेंट में लिख करके दिखाओ बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाईसाइक्लो और स्पायरो की नेमिंग हम लोग बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग करेंगे बाईसाइक्लो की नेमिंग। ठीक, तो भाई देखो यानी ये प्रीफिक्स 1 है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो। तो साइक्लो हमने पढ़ लिया, बाईसाइक्लो, स्पायरो, ये 2 टॉपिक बच रहे हैं नॉमेनक्लेचर में, उसके बाद नॉमेनक्लेचर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो की अगर मैं बात करूँ तो बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते किसको हैं? जब 2 रिंग फ्यूज्ड हों, फ्यूज्ड होने पर उन दोनों रिंग के बीच में 2 कॉमन एटम आएंगे। अगर 2 फ्यूज्ड रिंग के बीच में 2 कॉमन एटम आएंगे बच्चों तो उसको बोलेंगे बाईसाइक्लो। क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। जैसे देखो एक रिंग ये है बच्चों और एक रिंग ये वाला है और ये दोनों फ्यूज हैं, और फ्यूज होने के बाद दोनों में कॉमन एटम कितने हैं बच्चों? 2, और 2 कॉमन एटम आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। नेमिंग करते टाइम सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा, और नंबरिंग आपको ब्रिज हेडेड पोजीशन को ढूंढना होगा कि ब्रिज हेडेड पोजीशन कहाँ है। तो ब्रिज हेडेड पोजीशन इसको बोलते हैं बच्चों, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्रिज हेडेड पोजीशन या ब्रिजिंग कार्बन, इसी को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो देना होगा, आपको देखना होगा 2 रिंग जो दिए हुए हैं उस रिंग में सबसे ज़्यादा कार्बन किसके पास है। तो देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 4 हैं और इसमें 2 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा कार्बन इस वाले के पास है। तो देखो बच्चों, नंबर फर्स्ट जो देना होगा उस रिंग को देना होगा जिसके पास लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फिर उसके बाद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओगे। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं भाई। तो देखो नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, देखो बाईसाइक्लो की नंबरिंग करने के लिए आपको देखना होगा ब्रिज हेडेड पोजीशन। तो ब्रिज हेडेड पोजीशन देखो बच्चों कौन कौन सा है? ये वाला, ये दोनों है ब्रिज हेडेड पोजीशन। अब जो ब्रिज हेडेड पोजीशन होगा उसी ब्रिज हेडेड पोजीशन को नंबर 1 दे दो किसी एक को, मैंने यहाँ नंबर 1 दे दिया। अब जब आप जाओगे नंबरिंग करने के लिए तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है नंबरिंग उधर ही प्रोसीड कराना है। तो इसमें ज़्यादा है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इसकी क्या हो जाएगी? नंबरिंग हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले प्रीफिक्स 1 ढूंढेंगे और प्रीफिक्स ऑर्डर अगर बात करूँ तो ऑर्डर में सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखते हैं, तो प्रीफिक्स 2 तो गिवन नहीं है, प्रीफिक्स 1 पे आएंगे। प्रीफिक्स 1 क्या है? बाईसाइक्लो, तो क्या लगाएंगे? बाईसाइक्लो लगाएंगे बच्चों। और जब बाईसाइक्लो लगाओगे ना बच्चों, तो बाईसाइक्लो लगाने के बाद से आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो रिंग है ना, इस रिंग में कितने कार्बन है? तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस वाले में 4 हैं, इस वाले में 2 हैं, और ये जो कॉमन एटम है ना इनके बीच में कितने हैं? एक भी नहीं है। अगर एक भी है तो 1 लिखो, नहीं है तो 0 लिखो। तो आपको जो यहाँ पर नेमिंग लिखना है, यहाँ नंबरिंग करना है, तो यहाँ पर कितने हैं? 4, तो 4 पॉइंट लगाओगे, डॉट दोगे, उसके बाद से बच्चों 2, और उसके बाद से बच्चों फिर पॉइंट लगाओगे और फिर 0 लगाओगे, यानी इसका नंबर और इन दोनों के बीच का नंबर, ऐसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और इसकी नंबरिंग करने के बाद से अगर आपका और कुछ लिखना है, सफिक्स 1 है, सफिक्स 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सीधा आप क्या करोगे? वर्ड रूट देख लो कितने हैं? 8 हैं, तो 8 के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑक्ट यूज़ करेंगे, सब सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या लिख देंगे? ऑक्टेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? बाईसाइक्लो 4.2.0 मतलब 0 ऑक्टेन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बाईसाइक्लो की नेमिंग हो गई। दूसरा वाला खुद से ट्राई करो, ट्राई करके कमेंट में लिखो।
अब बात करते हैं स्पायरो की बच्चों। ठीक है, सेम बाईसाइक्लो की तरह, बस ये ठीक उल्टा हो जाएगा बाईसाइक्लो का। मतलब जो जो चीज़ बाईसाइक्लो में कर रहे थे कि नंबरिंग किधर करना है, जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो तो इसको उधर करना है कि भाई जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम हो जिस रिंग में। फिर उसके बाद से नंबरिंग किधर जो ऑर्डर लिख रहे थे ब्रैकेट के अंदर, ज़्यादा कम फिर सबसे कम, तो यहाँ लिखोगे सबसे कम फिर ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा, ऐसे ऑर्डर में चलोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पहले देखो कौन से रिंग में कम नंबर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर 5 है और इधर 3 है, तो इसका मतलब नंबरिंग जो करना होगा वो राइट वाले रिंग में करना होगा। और राइट वाले रिंग में एडसेंट कार्बन पे, यानी यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, ये हो जाएगा इसकी नंबरिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आप प्रीफिक्स लगाओगे वो लगाओगे स्पायरो। स्पायरो लगाने के बाद से ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद से बच्चों सबसे कम नंबर कितने हैं, 3। इस वाले में कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो इसके लिए क्या लिखोगे बच्चों, 3 लिखोगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 3। फिर लगाओगे पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट लगाने के बाद इसके कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें कितने बच्चों, 5 कार्बन है, तो यहाँ पर कितने लिख दोगे, 5। तो ये हो जाएगा 3.5 और ब्रैकेट क्लोज। इसके बीच वाला कॉमन वाला कार्बन नहीं काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बताओ इसके टोटल कार्बन कितने हैं, 9, यानी वर्ड रूट में 9 होंगे तो क्या यूज़ करेंगे, नॉन, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज़ करेंगे, एन, तो इसका नाम हो जाएगा नॉन एन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दूसरा वाला खुद से ट्राई करके मुझे दिखाओ। कुछ स्पेशल केसेस हैं फंक्शनल ग्रुप को, उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ईस्टर की बच्चों, तो ईस्टर में हम लोग सुपर प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। मतलब ध्यान से समझना, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको करके मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एक आर वाला पार्ट है और ये एक आर वाला पार्ट है, तो दूसरा वाला जो नंबरिंग अगर करोगे तो ध्यान से देखो नंबरिंग कैसे करोगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो दूसरे पर इथाइल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो इधर एक कार्बन लगा हुआ है, यानी इधर लेसर नंबर वाला जो एल्काइल है उसको हम लोग सुपर प्रीफिक्स की तरह कंसीडर करते हैं। और जब आप सुपर प्रीफिक्स तरह कंसीडर करोगे ना, तो ईस्टर में सबसे पहले उसी को लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मिथाइल हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले मिथाइल लगाओगे, फिर दूसरे पोजीशन पर इथाइल लगा हुआ है, फिर 2 पर क्या लिखोगे, इथाइल। कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर ई और एम में पहले ऐसा क्यों कर दिए। भाई साहब, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की नहीं है, यहाँ पर बात है सुपर प्रीफिक्स की, और सुपर प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाएगा, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे हम। तो ये हो जाएगा मिथाइल टू इथाइल। ठीक है, प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और ईस्टर में जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं O8, तो इथानोएट इसका नाम हो जाएगा, यानी मिथाइल टू इथाइल ब्यूटानोएट। ध्यान से देखो, ईस्टर में एल्काइल सुपर प्रीफिक्स बन जाता है और नेमिंग में सबसे आगे लगता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब सेम ही है, कुछ स्पेशल केस मैं बता दे रहा हूँ, जैसे व्हेन कार्बोक्सिलिक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये सब ठीक है प्रेजेंट हो, तो इसके 2 केसेस बन सकते हैं। एक वो कि भाई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो प्रिंसिपल चेन से या इनडायरेक्टली अटैच हो। अगर ध्यान से देखो इस वाले केस में तो प्रिंसिपल चेन यानी कार्बन, केवल कार्बन कार्बन का चेन ढूंढना है, तो केवल कार्बन कार्बन वाला 1 2 3 चेन दिख रहा है, और इन तीनों से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर डायरेक्टली अटैच होगा तो उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को एज अ स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले पोजीशन पर, दूसरे पोजीशन पर, तीसरे पोजीशन पर 3 लगे हैं तो सेम ग्रुप, तो 3 सेम के लिए ट्राई, और तीनों ग्रुप का क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स वाला यूज कर रहा हूँ, तो 1 2 3 पर क्या लगा हुआ है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो दूसरे पर OH लगा हुआ है, तो दूसरे पर OH लगा हुआ है, यानी इसका अगर पूरे नेम की बात करूं तो क्या बोलोगे, दूसरे पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रॉफ, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 1 2 3 पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसी को बच्चों हम लोग सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें क्या बनता है बच्चों, कि मान लो जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच ना हो, जैसे इधर देखो, अगर कार्बन कार्बन का चेन उठाओगे या तो ये उठाओगे या तो ये उठाओगे।
ठीक है। अगर इसको उठाओ 1 2 3, तो बताओ पहले वाले पर डायरेक्टली अटैच है, तीसरे वाले पर डायरेक्टली अटैच है, लेकिन दूसरे वाले पर डायरेक्टली या दूसरे वाले पर डायरेक्टली अटैच नहीं है। जब डायरेक्टली अटैच नहीं होगा बच्चों, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल IUPAC रूल फॉलो करना है। तो यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब देखो नंबर 3 पर 2 2 लगा हुआ है, क्या ये, और ये क्या होगा, एज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच मतलब क्या, ये कार्बोक्सी बोलेंगे और ये मिथाइल, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सी मिथाइल हो जाएगा, बाकी 5 कार्बन है पेंट, 1 और 5 पर डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड हैलाइड की बच्चों। ठीक है, अब एसिड हैलाइड, जैसे यहाँ पर नंबरिंग में कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, नंबरिंग यहाँ कर रहा हूँ, तो देखो COX यही है ना, तो यानी यहाँ पर इस वाले कार्बन को काउंट करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3। तो ध्यान से देखो, तीसरे पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, दूसरे पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये COBr है, तो सोच रहे होगे कि सर ये 1 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, 3 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा है, क्या इसको हम कंसीडर करेंगे। ध्यान से समझना, अगर आपका एसिड हैलाइड का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए जो आप सफिक्स यूज करोगे वो करोगे ऑयल हैलाइड, तो यानी ये पूरा एक साथ कंसीडर किया जाएगा। और अगर एक साथ कंसीडर किया जाएगा तो क्या बोलोगे, 3 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, 3 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो। अब ध्यान से देखो, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 3, और 3 कार्बन के लिए नाम क्या लिखेंगे, प्रॉप। सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन यूज करेंगे। और ध्यान से देखो, इसका सफिक्स क्या लगता है, ऑयल हैलाइड, तो यहाँ पर 1 पर क्या लगा है, ऑयल, और ब्रोमीन का हैलाइड फॉर्म क्या होगा, ब्रोमाइड, तो ऑयल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, तो इसकी नेमिंग ऐसे होगी। दूसरा वाला क्वेश्चन खुद से करो और कमेंट में जल्दी से इसका नाम लिखो। अब बात करते हैं बच्चों एसिड एनहाइड्राइड की। एसिड एनहाइड्राइड में बच्चों अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, CH3 इधर लगा हुआ है और ये पार्ट है, तो इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं बच्चों, ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। क्या करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। तो देखो भाई, इधर भी 2 कार्बन लगा है, इधर भी 2 कार्बन लगा है, तो ये नहीं कि बोलो इथानोइक इथानोइक, बार बार एक बार बोलना है, वो हर कोई समझ जाएगा, क्योंकि वो पढ़ रहे हो आप एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड में ऑलरेडी मान के चलते हैं कि दोनों तरफ क्या लगा, अगर सेम ग्रुप लगा है और उसके लिए आप 2 बार नहीं लिख रहे हो, एक ही बार लिख रहे हो, तो वही कंसीडर किया जाएगा कि दूसरी तरफ भी सेम ग्रुप लगा होगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का इधर है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक, तो इथानोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इसमें कोई समस्या है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले को देख लो, जैसे यहाँ पर देखो 2 कार्बन का लगा है और यहाँ पर 1 कार्बन का लगा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको इथानोइक, और इसको क्या बोलेंगे, मिथानोइक। अच्छा, यहाँ पर नेमिंग देखो, अगर यहाँ पर नेमिंग देखो तो 1 2 3 कार्बन है, इधर भी देखोगे तो 1 2 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपानोइक, 2 के लिए क्या बोलेंगे, इथानोइक। और इथानोइक और प्रोपानोइक में पहले कौन आएगा, ई आएगा, ई और पी में कौन आएगा, ई आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इथानोइक, फिर प्रोपानोइक, फिर एनहाइड्राइड, तो इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड एमाइड की। ठीक है, तो एसिड एमाइड में भी बच्चों हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, एमाइड यूज करते हैं, तो सेम नेमिंग करोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स क्या लग जाएगा, अमाइड, तो ब्यूटेनामाइड इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा ये एक थोड़ा सा स्पेशल केस है, सेकंड वाले में देखो, यहाँ पर जब एसिड एमाइड में स्पेशली बता रहा हूँ, एसिड एमाइड में यहाँ वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है कि नंबरिंग करोगे तो ये पहला मिलेगा, ये दूसरा मिलेगा, ये चौथा मिलेगा, ये 5वां मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ पर एक मिथाइल लगा है, तो जब एसिड एमाइड की नेमिंग लिखते हो ना, तो ये एन मिथाइल इसको बोलते हैं, एन मिथाइल। अगर 2 लगते तो N, डाई मिथाइल लिखता, या इथाइल लगा होता तो N मिथाइल N इथाइल, पहले ऑर्डर में लिखते तो N इथाइल और N मिथाइल होता, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे N मिथाइल। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट यूज करेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन यूज करेंगे, और यहाँ पर सफिक्स क्या लगेगा, अमाइड, तो ब्यूटेनामाइड, यानी N मिथाइल ब्यूटेनामाइड इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
साइनाइड में कोई नया चीज़ नहीं है, ये पीछे पूरा फंक्शनल ग्रुप की तरह है, तो इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो बताना, मैं एक बार फिर से उसको कोशिश करूँगा फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड का भी सेम कहानी है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ऑक्सो और फॉर्माइल, ठीक है। जब एल्डिहाइड ब्रांच के तौर पे यूज़ होगा, एल्डिहाइड जब ब्रांच के तौर पर यूज़ होगा तो ऑक्सो और फॉर्माइल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, और CHO में C को काउंट करोगे या नहीं करोगे, तो उसके बिहाफ पे ऑक्सो और फॉर्माइल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अमाइन के लिए देखो, जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथेन, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और ये हो जाएगा अमाइन, तो इथेन अमाइन। अब जैसे यहाँ पर मिथाइल लगा है तो इसको बोलोगे एन मिथाइल इथेन अमाइन, यहाँ पर बोलोगे N, डाई मिथाइल इथेन अमाइन, यहाँ पर बोलोगे N, डाई मिथाइल, और यहाँ पर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमाइन की नेमिंग हो गई बच्चों। ये एक लास्ट टॉपिक है इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर भी इसको बोलते हैं। तो देखो भाई, अगर यहाँ पर इस ऑक्सीजन को ना काउंट करके इसको काउंट करोगे तो इसको बोलते हैं इपॉक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों, इपॉक्सी बोलते हैं। और यहाँ पर इसकी नेमिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान से देखो, ये 5वें और तीसरे पोजीशन पर ये लगा है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 3,5 पर क्या लगा हुआ है, इपॉक्सी। क्या लगा हुआ है, इपॉक्सी, ठीक। 8 कार्बन है इसलिए क्या यूज करेंगे, ऑक्ट, और 1 पर इन लगा है तो ऑक्ट 1 इन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ऐसे इसको ट्राई करने की कोशिश करो। अच्छा, अब ध्यान से समझना, अगर मान लो इस ऑक्सीजन को काउंट कर रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे रहे हो, तो जब इस ऑक्सीजन को काउंट करोगे बच्चों, इसको बोलेंगे ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन। अब जैसे यहाँ पर करो 1 2 3, 1 2 3, तो इसको क्या बोलोगे, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, इसको बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा नॉमेनक्लेचर, तो विद इन 1.5 आवर्स में हमने पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से समझना बात को, नॉमेनक्लेचर का थियरी पार्ट खत्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग का थियरी पार्ट खत्म हो गया है। अब इस पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो कल आएगा, तो 8 PM पर शार्प लाइव आ जाना सभी लोग। हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये जो नोट्स है बच्चों मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप को इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में। ऐप में हर एक स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा फ्री में, तो वहाँ से आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये जो थियरी पार्ट है ना, पूरे नॉमेनक्लेचर में इतना ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो 1.5 घंटे के अंदर हमने पूरा नॉमेनक्लेचर 1 शॉट में रिवाइज कर लिया बच्चों, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भाई आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हमको मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोगों के लिए और हम लोग मेहनत करेंगे, ऐसे फ्री में कंटेंट डेवलप करेंगे और आप सभी के लिए लाएंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर बहुत ही पसंद आया हो। ज़रूर कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, और जो टॉपिक नहीं समझ में आए कमेंट में वो चीज़ ज़रूर मेंशन करना कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं उसके लिए आप सभी के लिए इंडिविजुअल वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है बच्चों।